हेलो रमेश जी, हाँ भूल तो नहीं गया, हम पहाड़ गए, हम भीमताल वालन गए, भूल तो नहीं गए। कोश्यारी जी, ऐसा क्यों होता है 25 साल के बाद चकुटिया से देहरादून लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए पैदल आना पड़ता है? बहुत अच्छा। गैरसैंण में क्यों लोगों को एजुटेशन उठाना पड़ता है? बहुत अच्छा। क्यों विकल्प मिलने बहुत पे अच्छा। सरकारी स्कूलों से बच्चे छोड़ के प्राइवेट स्कूल में जाना चाहते हैं? उनके लिए सरकारी स्कूल विकल्प नहीं रह गया, मजबूरी रह गई। बहुत अच्छी बात। मुझे आप ये बताइए, जब आप पौड़ी जाते हैं, अल्मोड़ा जाते हैं, जब आपको वो बंद दरवाजे दिखते हैं, वो सूना गांव दिखता है, वहाँ आपसे बेहतर कौन जान सकता, वहाँ आप बुजुर्गों से मिलते थे उनके, आज वो सब बिल्कुल आज बंजर के बंजर पड़े, तो आपके मन में ये नहीं आता ये 25 साल में मैं इनको वापस लाने की स्थिति में हो सकता था? देश विदेश जाना ये कोई पाप नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जैसे यहाँ आए हैं तो आपके गांव वालों को बहुत अच्छा लगता है। अरे देखो उसमें हमारा रमेश भट्ट बोल रहा है भाई, और देखो कितना अच्छा बड़े बड़े लोगों की टांग खींच देता है, क्या अच्छा है? अगर आप भीमताली रहते तो कहाँ से जाना जाता आप? कोश्यारी जी, फिर तो आप असमंजस में नहीं रह सकते। आप जैसे अगर व्यक्ति इतने सीनियर लीडर्स अगर असमंजस में हैं और प्रैक्टिकलिटी नॉन प्रैक्टिकलिटी की बात करें, कैसे होगा भाई? आप लोगों को तो बिल्कुल क्लियर कट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, गैरसैंण कैपिटल बन सकती है। अरे रमेश जी, असमंजस में हम नहीं है, असमंजस में आप लोग हैं। देहरादून छोड़ना नहीं चाहते, दिल्ली छोड़ना नहीं चाहते, और बात गैरसैंण की करते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता, और वो गाए बगाए वो सिचुएशन आज भी कमोबेश वैसी है। ये क्यों है आप बताइए ना? आप तो सेकंड चीफ मिनिस्टर रहे हैं, क्यों है ये? नो स्टेबिलिटी, कोई राजनीतिक अस्थिरता, कहीं कोई अस्थिरता नहीं। क्या फर्क पड़ता है? रमेश की जगह सुरेश को बैठा दिया, सुरेश की जगह रमेश को बैठा दिया, काम तो चल रहा है ना। आप स्टेबिलिटी चाहते हो तो काम करो। इतना धामी घूम रहा है, सब कर रहा है, मंत्री पूरे ने फिर भी जो सब संभाल रहा है, और सारे लोग कहते हैं कि साहब हाँ यहाँ यूसीसी पास कर दिया, फलां कर दिया, फलां कर दिया, इतने लोगों का भला कर दिया। भारतीय जनता पार्टी वालों, बार बार परिवर्तन मत करो। आप बोलेंगे ऐसा? बिल्कुल इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ये बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो इंस्टेबिलिटी तभी नहीं होगी ना जब आप पॉलिटिकल आदमी नहीं हो ना। कोश्यारी जी, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, ये तो आपको कहना पड़ेगा। फिर वही बात वालों, खबरदार। फिर वही बात आप केंद्र को कहिए ना, खबरदार। खुद नहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रमेश जी, आप फिर दूसरे के उसमें डाल दे रहे हो अपनी जिम्मेदारी। सर ये तो आपको कहना पड़ेगा कि आप सब लोग बोलो कि भाई अच्छा हो रहा है। पीएम साहब आप भी इतना बधाई दे रहे हैं, बार बार प्रशंसा करते हैं। अब इस प्राणी को, जैसे आपने एक विधानसभा हारने के बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा, विश्वास रखा, तो आप विश्वास रख करके आगे चलाए रखो। ऐसा अभियान चला दो। राजनीतिक अस्थिरता कौन लाता है? आप ही लीडर्स तो लाते हैं। नो सर, आप ही लोग लीडर्स अस्थिरता लेके आते हैं। फिर मीडिया वाले थोड़ा अस्थिरता फैलाते हैं। आपको ही पता नहीं। भगत सिंह कोश्यारी जी का फेवरेट चीफ मिनिस्टर कौन रहा? देखिए, एक बताना पड़ेगा भाई, आप डिप्लोमेसी मत करिएगा। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। 25 साल का उत्तराखंड अपनी रजत जयंती वर्ष मना रहा है, और इस महत्वपूर्ण मौके पर मेरे साथ बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान, मैं कहूंगा जो राजनीति के अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, भगत सिंह कोश्यारी जी। बहुत धन्यवाद कोश्यारी जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। तो ये 25 साल का जो दौर है, और मुझे लगता है आपसे बेहतर व्यक्ति कौन होगा जो इस 25 साल के ऊपर टिप्पणी करे कि 25 साल का ये हमारा सफरनामा कैसा रहा। एक तो पहली बात यह है कि मेरे से बेहतर इस जहां में अभी बहुत लोग हैं, और इसलिए ये जो आपने शुरू में कहा कि आपसे बेहतर कौन हो सकता है, तो इसमें थोड़ा सुधार करिए। और दूसरी बात कि 25 साल में जहाँ तक उत्तराखंड का प्रश्न है, उत्तराखंड के विकास का प्रश्न है, मैं सोचता हूँ कि जो भी आंकड़े बताते हैं, सरकारी गैर सरकारी या जो भी जनता बताते हैं, उनके बीच में चले जाओ तो 25 साल में मैंने कहा है कि धरती और आसमान का अंतर है। और क्योंकि उत्तराखंड बना इसलिए था कि लोग नारा लगाते थे, आप भी लगाते होंगे, बच्चे होंगे तो 20-25 साल के, कि जी अस्पताल नहीं है,
जी अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवा नहीं है, जी स्कूल नहीं है, स्कूल है तो मास्टर नहीं है, मास्टर है तो आता नहीं है। ऐसे नारे लगते थे और बड़े लुभावने लगते थे और सबको लगता था कि भाई हाँ अब इस आंदोलन के पीछे चलना चाहिए। और आंदोलन तेज हो गया। सौभाग्य था कि बीजेपी ने अपने एजेंडे में ले लिया और अटल जी की कृपा से 2000 में राज्य बन गया। और आज आप देखेंगे, मैं लंबे आंकड़े नहीं बोलूँगा, ये सरकारी व्यक्ति कोई बोले, मैं तो अपना जो मोटी मोटी चीज़ें किसी नागरिक को जाननी चाहिए उस तरह से जानता हूँ। यानी हमारा जो मुख्य है कनेक्टिविटी कैसी है, आपके यातायात की क्या सुविधाएं हैं, आपका संचार व्यवस्था कैसी है जो आज के ज़माने में सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप ये बताइए, उस समय यहाँ कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तब थी नहीं, तो कुल मिलाकर के यहाँ 19,000 किलोमीटर सड़क थी। आज जो है यहाँ 45,000 किलोमीटर से ऊपर सड़क बन गई है। और आप जरा बद्रीनाथ की ओर जाइए, केदारनाथ की ओर जाइए, टनकपुर से सीधे दिल्ली से पिथौरागढ़ चले जाइए, आपको लगेगा कि मैं यहाँ न्यूयॉर्क में घूम रहा हूँ या ये अपने पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में घूम रहा हूँ। तो जो इतना सुंदर, और अब आप यहाँ से बागेश्वर जाना चाहते हो, हेलीकॉप्टर में बैठिए, गरुड़ में उतरिए, फिर 1 घंटे में देवाल गढ़वाल पहुँच जाइए, 1.5 घंटे में कहीं और अल्मोड़ा पहुँच जाइए, जहाँ चाहो पहुँच जाइए। इतनी अधिक एक प्रकार से, यानी मुंशियारी से 20 मिनट में हल्द्वानी पहुँच जाओ, हल्द्वानी से मुंशियारी 20-25 मिनट में पहुँच जाओ। ऐसे हेली सर्विसेज लग गई हैं, चौपर जाता है। तो माने जीवन को इतना सरल बनाया जा रहा है, तो ये प्रगति नहीं है क्या? तो ये अंतर है कि नहीं है? क्या कल्पना आप कर सकते थे? तो एक प्रकार से ये पिछले वर्षों में, और ये भी नहीं कि इसका सारा क्रेडिट किसी एक को ही जाता है। बीच में तिवारी जी भी आए, बीच में और भी कांग्रेस के शासन 10 साल उन्होंने भी किया। अब उन्होंने उजाड़ा अच्छा क्या बुरा क्या मैं नहीं बोलता, मैं ये कहता हूँ कि कुल मिला के जो 25 साल है, इन 25 सालों में प्रदेश ने एक अद्भुत प्रगति की है। मैं केवल एक चीज़ उदाहरण बताता हूँ आपको, डॉक्टर वाला, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। अब बताओ, उस समय यहाँ कुल मिलाकर के 525 डॉक्टर थे अस्पतालों में। आज 2,500 तो से ऊपर तो सरकारी डॉक्टर है। और तब यहाँ केवल एक मेडिकल कॉलेज था, अपना जॉलीग्रांट स्वामी राम का। आज यहाँ सरकार की 6-7 मेडिकल कॉलेज हैं। हल्द्वानी शुरू होने वाला है, पिथौरागढ़ शुरू होने वाला है, और ऐसे ही प्राइवेट कॉलेज भी आधा दर्जन खुल गए हैं। एम्स यहाँ अटल जी दे गए हैं। तो आप कल्पना करो कि क्या आपने तो सब अपने आँखों से देखा है। आप कोई 25 साल के बच्चे तो मुझसे नहीं बोल रहे हैं। अगर मुझे कोई 45 साल का 50 साल का बोलेगा तो मैं तो कहूँगा भाई ये प्रश्न किया कैसे आपने। कोश्यारी जी, आपकी बात जायज़ है, फिर ऐसा क्यों होता 25 साल के बाद चकुटिया से देहरादून लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए पैदल आना पड़ता है? बहुत अच्छा। गैरसैंण में क्यों लोगों को एजिटेशन उठाना पड़ता है? बहुत अच्छा। क्यों विकल्प मिलने पे सरकारी स्कूलों से बच्चे छोड़ के प्राइवेट स्कूल में जाना चाहते हैं? उनके लिए सरकारी स्कूल विकल्प नहीं रह गया, मजबूरी रह गई। बहुत अच्छी बात है। ये क्या है कि उत्तराखंड जब बना था तो यहाँ प्रति व्यक्ति जो मासिक आय थी वो एक प्रकार से 15,000 माना जाता था, और आज वो लगभग 2 लाख ऐसा जीडीपी है। उसमें हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर का, नैनीताल का ज़्यादा हिस्सा होगा, लेकिन आज जीडीपी 2 लाख से ऊपर चली गई है। तब कहाँ 15,000 प्रति व्यक्ति थे। अब संपन्नता बढ़ेगी तो आप भीमताल क्यों रहेंगे? आप तो दिल्ली और देहरादून छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। तो संपन्नता बढ़ गई है, तनख्वाह खूब मिल रही है, तो क्यों सरकारी नौकरी चाहेगा कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाऊँ? स्वाभाविक है कि आप भी अगर नेता होते पत्रकार की जगह
तो आप ये सवाल ही नहीं पूछते, क्योंकि आपके बच्चे भी सब प्राइवेट स्कूल में पढ़े होते। मैं भी प्राइवेट स्कूल से एक पढ़ा हूं। सेकंड, मैं भी प्राइवेट स्कूल से पढ़ा आप हूं। सुनिए रमेश जी, मैं भी प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हूँ, और मेरे यहाँ अभी कितने लड़के ऐसे हैं जो सामान्य शिशु मंदिर और नवोदय और प्राइमरी से पढ़ के आज भी कोई दून के या सेंट जोसेफ या जो ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, इन स्कूलों की जगह पर जो आईएएस और आईपीएस और आईआरएस निकल रहे हैं, वो ज़्यादातर लड़के और लड़कियां या तो शिशु मंदिर से पढ़े हैं, या नवोदय से पढ़े हैं, या फिर जो सामान्य जहाँ मतलब जिनको आप ये नहीं कह सकते बड़े हाई फाई प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं। तो इसलिए ये कहना कि ये तो मैंने कहा ना, संबद्धता बढ़ गई। अब आप देखें तब कितनी कारा तो मैंने गिनी नहीं। तब मेरे समय में तो है, अल्मोड़ी में अगर एक जीप हो गई तो लोग सोचते थे साहब हाँ माननीय जीना साहब के साथ जीप है भाई, चलो उसे भी चलो, है आगे पीछे बैठ कर के। है पिथौरागढ़ में किसी एक के पास एक हमारे मित्र हमारे सयानी थे, उनके पास सेठ थे, कार थी, वो हमारे कोई अधिकारी आ जाते थे, बस पदाधिकारी बड़े तो उनको कार मांगते थे। आज तो मैं सोचता हूँ कि किसी भी गांव में चले जाइए आप, किसी गांव में, कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में एक दो गाड़ियां न हो। भले बट कोश्यारी जी एक अलग पर्सपेक्टिव देखिए ना, आपने कहा संपन्नता आ गई, एग्री पर कैपिटा इनकम 15,000 से आज 2.5-3 लाख के आसपास है। आपने बिल्कुल कहा 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा वो है, नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार। बट मैं आपसे कह रहा हूं, इसके बावजूद 25 साल में जो बेहतर मैनेजमेंट हम कर सकते थे, आपने कहा संपन्नता आ गई इसलिए हम सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं। सर आज भी 10 से 12 हजार करोड़ रुपए हम अपनी एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब इतना बड़े पैमाने पे भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति बच्चा खर्च करने वाला उत्तराखंड राज्य है, बावजूद उसके वो क्वालिटी एजुकेशन हमारे सरकारी स्कूल में क्यों है? क्या इस पे नहीं चिंतन होना चाहिए? आपको फिर बोलता हूँ, जब मैं कह रहा हूँ कि ऐसे सामान्य स्कूलों से निकले बच्चे आप आईएएस और आईपीएस और आईआरएस हो रहे हैं, तो ये कहना आपका कि भाई ये इतने हजार करोड़ रुपए हम खर्च रहे हैं फिर भी ठीक नहीं है, ये वास्तव में चूँकि लोगों की संबद्धता के कारण से, शहरीकरण के कारण से, आजकल आप जानते हैं लोग कहते हैं कि बहुत पलायन हो रहा है। आजकल पलायन कैसा है, आपको बोले ना पलायन कैसा है। पहले पलायन होता तो सारे के सारे लोग कहाँ जाते थे, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, मेरठ, इधर उधर जाते थे। अब पलायन कैसा हो रहा है, अब वो पलायन बहुत कम हो गया। ऐसा नहीं जा रहे लोग, अभी भी जा रहे हैं, अभी भी लोग हमारे यहाँ के मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं, सब जगह है। लेकिन पलायन आज कैसा है, आज पलायन ऐसा है कि ओखल कांडा का आदमी भीमताल और हल्द्वानी में आकर के रह रहा है, और हर महीने हर 15 दिन में गांव में जा कर के थोड़ा बहुत अपना काम भी देखता है। वो केवल इसलिए कि हर किसी को ये लगता है कि नहीं, हर स्कूल प्राइमरी का, कपकोट का प्राइमरी जैसा स्कूल तो है नहीं कि जहाँ वो मास्टर शर्मा ने जो है, जब उसके 5वीं के बच्चे जो हैं 40 के 40 बच्चे सैनिक स्कूल में निकलते हैं, तो समझ लो कि ऐसा तो नहीं है कि सब निकम्मे ही निकम्मे हैं, है? वो तो मॉडल स्कूल है। तो अरे मॉडल मीन्स, मॉडल माने किसी एक व्यक्ति ने बनाया ना। मैं ऐसे और आपको 4 उदाहरण दे सकता हूँ उसके अलावा भी। तो ऐसा नहीं कि लोग नहीं पढ़ा रहे हैं या नहीं प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक ट्रेंड बन गया है एक प्रकार से, जैसे मोबाइल एक ऐसी नेसेसिटी हो गई है। खाना शाम को नहीं मिल रहा ऐसे कोई नहीं बोलता है, क्या बोलता है कि यहाँ टावर होना चाहिए, यहाँ हमको हेलो रमेश जी, हाँ भूल तो नहीं गया, हम पहाड़ गए, हम भीमताल वालन गए, भूल तो नहीं गए। तो गांव के लोगों को भी, और आज गुंजी तक में, अभी मैं 18,000 फीट ऊंचाई माणा में था, वहाँ भी जो है मोबाइल है, संचार सुविधा है। ठीक है, अभी पहाड़ों में बहुत छोटी छोटी जगहों पर दिक्कत है, उसके कारण से, चूँकि पहाड़ लग जाता है तो उस रेंज जाती नहीं है, तो एक कारण से थोड़ा कहीं कहीं दिक्कत है। लेकिन कुल मिलाकर के आज इतनी सुविधाजनक हो गया है कि घास काटने भी महिला जाते तो साथ में उसके हाथ में आपको मोबाइल दिखाई देगा। बट कोश्यारी जी आप तो तो अब आप ये तो पूरा घूम रहे। अब ये अच्छा ही सुनो हाँ, ये अच्छा ही मैं मना नहीं कर रहा, बहुत बदला है। मैं कभी इस माइंडसेट से नहीं कह रहा हूँ। इस 25 सालों में उत्तराखंड ने बहुत अचीव किया है। बट सर एक चीज, आप तो इतना आज ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देखता हूँ लोगों के स्वरोजगार के मॉडल देखने, लोगों के पास जाने। मुझे आप ये बताइए, जब आप पौड़ी जाते हैं, अल्मोड़ा जाते हैं,
जब आपको वो बंद दरवाजे दिखते हैं, वो सूना गांव दिखता है, वहाँ आपसे बेहतर कौन जान सकता है, वहाँ आप बुजुर्गों से मिलते थे उनके, आज वो सब बिल्कुल आज बंजर के बंजर पड़े, तो आपके मन में ये नहीं आता ये 25 साल में मैं इनको वापस लाने की स्थिति में हो सकता था? लगता है आपने चीज़ों को ऊपर ही जैसा कुछ हमारे लोग राजनीति में नेतागिरी करने के लिए अभाव में से लोगों को भाव को, लोगों की पीड़ा को उकेर करके और राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं, बजाय सुधार करने की। समस्या है तो उसका सुधार करने की जगह पर तो ये जो आपको लगता है कि दरवाजे बंद हैं, वहाँ पर अभी लोग वहाँ से निकल गए हैं, ये अपनी जगह सही कि बहुत सारे लोग अपने गांव से बाहर आ गए, बिल्कुल सही है। और मैं जब महाराष्ट्र छोड़ा तो मैंने आज से कहा कि मैं राजनीति से अब अलग हूँ, मैं राजनीति का, मैं किसी पार्टी का सदस्य भी नहीं हूँ, और मेरा काम यही है कि रिवर्स माइग्रेशन हो, हमारे यहाँ आत्मनिर्भरता बढ़े, लोग फलोद्यान लगाएं, लोग मछली पालें, लोग और ऐसे काम है होम स्टे करें, फला काम करें। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ जो लोग पहले कर रहे थे मैं उनके यहाँ गया, ताकि हर एक के सामने एक उदाहरण, जैसे मैंने कपकोट एक स्कूल का उदाहरण आपके सामने दिया, एग्जाम्पल होना चाहिए हर एक के सामने। जैसे कक्षा एक के बच्चे को हमारे यहाँ पहले पढ़ाते थे ना, ओ से अनार, आ से आम है, तो ऐसे ही वो अनार को देख करके, आम को देख कर उसे और आ याद आ जाता है फट से। तो ऐसे ही मुझे पता है, मैं अध्यापक रहा हूँ, आप अध्यापक नहीं रहे होंगे, तो क्योंकि उदाहरण लोगों को चाहिए, तो मैं ऐसे आज भी अच्छे लोग हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप ज़रा पूरा चले जाइए, बड़कोट चले जाइए, आपको बगीचों को देख करके लगेगा कि मैं शिमला में हूँ, मैं हिमाचल में हूँ या उत्तराखंड में हूँ। और आप कितने लोगों ने अल्मोड़ा चले जाइए, पिथौरागढ़ चले जाइए, कितना काम हो रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं। इसी मकान में मैं बैठा हुआ था अभी आज से 6 महीने पहले, एक टी बोर्ड के डायरेक्टर आ गए मिलने, सौभाग्य से अल्मोड़े वहाँ मुंशियारी के पूर्व प्रमुख रुद्र सिंह पंडा मेरे पास बैठे थे, उनके 2 साथी बैठे थे। तो मैंने उनसे कहा कि मिस्टर डायरेक्टर 15 दिन बाद तुम वहाँ जाओ, मुंशियारी जाओ, और उनसे पंडा जी से कहा आप वहाँ के 10 गाँव के लोगों को लाओ, उन 10 गाँव में चाय लगाओ। अगले 2 महीने के अंदर वहाँ चाय लगना शुरू हो गया। तो ऐसे अनेक उदाहरण, नित्य उदाहरणों का आपने देखो कितनी इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बेरीनाग की टी को, जब आपने चाय का उदाहरण दिया, उसे ट्विन टी का खिताब मिला, वर्ल्ड में सबसे फेमस बेरीनाग की टी। कुशारी जी, ये एक एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट आप भी जानते हैं पहाड़ में खेती की क्या स्थिति है। लोगों ने अपनी खेती बाड़ी इसलिए नहीं कि वो नहीं करना चाहते, मजबूरी में छोड़ी है साहब, जंगली जानवरों ने उनके खेत उजाड़ दिए। और जिस राज्य की एक बड़ी आबादी आज भी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, वहां पर अगर हम एग्रीकल्चर रिवाइवल का प्लान नहीं कर पा रहे हैं और हम कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो कुशारी जी इस पे तो विचार होना चाहिए ना। आप फिर कहीं न कहीं एक जिम्मेदार नागरिक के स्थान पर, जैसे राजनेता बोलते हैं, या जैसे क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म हमारे मीडिया में बोला जाता है, आप उस नाते से बोल रहे हैं। क्योंकि आज अगर खेती नहीं करते, काम नहीं होता। आपको मैं बताऊं, मैं मुंबई में था, कोरोना हुआ, आपने देखा कि हमारे कुछ प्रांतों, बिहार आदि के लोग मुंबई से पैदल गए, रास्ते में कितनों की डेथ हो गई। ठीक बात। क्या मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु, क्या आपने ये सुना कि एक भी पर्वतीय व्यक्ति पैदल चल के आया? आपने एक भी सुना क्या? क्या आप आज भी एक भी कह सकते हैं पर पहाड़ का एक आदमी कहीं भीख मांग रहा है? वो नहीं मांगेगा ना, क्योंकि मेहनती है। वही बात, तो जब पहाड़ का व्यक्ति इतना मेहनती है, वो आत्मस्वामी, इसीलिए स्वाभिमानी है। इस बात को स्वीकार करो कि पहाड़ का व्यक्ति स्वाभिमानी है, और देश विदेश जाना ये कोई पाप नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जैसे यहाँ आए हैं तो आपके गांव वालों को बहुत अच्छा लगता है, अरे देखो उसमें हमारा रमेश भट्ट बोल रहा है भाई, और देखो कितना ऐसा बड़े बड़े लोगों की टांग खींच देता है, क्या अच्छा है। अगर आप
तो भीमताली रहते तो कहाँ से जाना जाता आपको? सर लेकिन सुनो, मैं अरे भाई, बेहतर भविष्य अरे के लिए तो गया, भाई, लोग मजबूरी हाँ के लिए तो गए अब हैं। फिर वही बात। कोश्यारी जी, मैं आपकी इसलिए बात से सहमत नहीं हूँ। मैं दिल्ली में ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इतने छोटे कमरे में हाँ, रहते हाँ, हैं, तो 10 से आपके- 15 हजार, हाँ, 12-12 घंटे ड्यूटी तो करते बहुत हैं। बहुत हम चिंता। क्या उनको यहाँ पर लाके नहीं आप 15,000 में काम करवा सकते? आप जो है फिर चीज़ को समझे नहीं है आप, फिर सर मुझे इस बात के नहीं, लिए बुरा लगता है कि मेरा उत्तराखंडी 15,000 में हाँ बहुत हाँ, मुश्किल जीवन जी रहा है दिल्ली, दूसरे प्रदेशों में। बहुत अच्छी बात है वो 15,000 में जीना, लेकिन पी पा करके मरना तो नहीं सीखा है ना उसने। आत्मसम्मान के साथ कोई काम किया है। मुझे लोग कहते थे आज से 50 साल पहले, तथाकथित प्रगतिशील, अरे क्या है उत्तराखंडी, ये तो ICS है, इंडियन कुकिंग सर्विस वाले हैं। मुझे बड़ा बुरा लगता था। तो आई वॉज क्वाइट यंग, तुमसे भी कम उम्र का था जिस उम्र में तुम आज हो, 25-30 साल का था। तो मैं उनसे कहता था कि देखो आप, कोई बर्तन धोना, खाना पकाना, कोई भी काम करना, चोरी तो नहीं कर रहा है, भीख तो नहीं मांग रहा है, काम कर रहा है, स्वाभिमान के साथ जी रहा है। काम तो कोई छोटा नहीं होता है। बर्तन धोना, खाना बनाना छोटा काम है क्या? काम तो कोई छोटा, आपकी माता जी ने खाना बनाया होगा, आपको पाला होगा, वो क्या छोटा काम है क्या? बर्तन धोए होंगे घर में, वो छोटा काम है क्या? इसलिए ये जो है, जो नारे लगाते हैं उनकी तरह से किसी भी समझदार आप जैसे मीडिया पर्सन को तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो स्वाभिमान के है। आदमी कम पैसा में जाए, वही आदमी हमारे यहाँ से जो लोग बर्तन धोने के लिए होटल में गए, काम करने के लिए मुंबई और दिल्ली में, आज उनके उनके जो दूसरी पीढ़ी है, जो तीसरी पीढ़ी है, आप उनको देखेंगे आलीशान मकान बन गए हैं। कोई दिल्ली में मोहन सिंह जैसा MLA बन गया है, कोई इंदौर में MLA बन गया है, रमेश जैसा आप ही का नाम है, राशि मंदोला, कोई कल वहाँ क्या नाम अपना कानपुर में चुनिंदा लोग हैं ना कोश्यारी जी, बड़ी आबादी तो आज भी उसी लोअर एवरेज इनकम में जी रही है ना। ये एग्जांपल हो सकते हैं। आप फिर रमेश ने अपनी लाइफ बना ली, बट उन उत्तराखंडियों का जो बाहर में बहुत कम पैसे में जी रहे हैं। फिर देखो आप जो है, फिर एक अंग्रेजी में कविता है ना, 2 prisoners saw from the prison bar, बार उनके वो होते हैं लगे हुए, उनके छेद से देखा दो ने। 2 prisoners saw from the prison bar, one saw the mud, जिसने नीचे देखा, one saw the mud, ऊपर को देखा, the other saw the stars, तो try to see the stars। और आप अगर देखेंगे, जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं आशावान हूँ, मैं हमेशा ही आशावान रहा हूँ, ऑप्टिमिस्ट हूँ, और मुझे लगता है कि मेरा उधर शिमला किन्नौर आगे तक गया था, तो वहाँ के बोले भाई अगले 10 साल में तो आप तो हमसे तो कितना गुना आगे बढ़ जाएंगे, आपके पास तो ज़मीन है, सेव लगा रहे हो, कीवी लगा रहे हो। बोले हम कहाँ सेव लगाए, हमने तो जितने लगाने थे लगा लिए। तो बोले आप तो हमसे कहीं आगे पहुंच जाएंगे, आप तो इतना ज़मीन आपके पास है। आपको पता है कि यहाँ लोग आज से 20 साल पहले, आज नहीं 25 साल पहले, मैं देवाल से 20 किलोमीटर पैदल गया, घेस आखिरी गांव है, मैं गया हूँ घेस। तो तुम घेस गए हो, तो बताओ एक केसर सिंह, उसने वहाँ शुरू किया अपना हर्बल कुटकी वगैरह। आज उसके चारों ओर के गाँव ही नहीं, मेरा उधर कुंवारी वगैरह में भी लोग वही हर्बल लगाने लग गए हैं। ट्राई टू सी इट, जरा गहरे जाया करो, सुनो कोश्यारी जी, गहरे, फिर आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सही आपने वो कुटकी को पूरे देश को दिखाने वाला, जब मैं पूरा वहां पर अपने पूरे किसानों को मैंने कहा कि आप लोगों ने उत्तराखंड को एक मॉडल दे दिया। कोश्यारी जी, सवाल इस बात का नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं ये वाइडर रिफ्लेक्शन कैसे आ सकता है कि हमारे उत्तराखंड के जो खेत हैं वो उपजाऊ बन जाए, उनसे इनकम जनरेट हो, जो हमारे पहाड़ के लोग इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा पीछे रह गए वो थोड़ा आगे बढ़े, उनकी लाइफस्टाइल आगे बढ़े, प्रॉस्पेरिटी आए। सुन लो मेरी बात, ये इसके लिए कुछ करना नहीं है। जो नारे लगा रहे हैं कि हाँ भू कानून लाओ, फलां लाओ, जो इस प्रकार की बातें बोलते हैं कि पहाड़ मैदान की, जो ऐसे विभेदकारी बातें बोलते हैं,
जो इस प्रकार के आपकी तरह से सवाल पूछते हैं, आपको सवाल पूछने का हक है, आप कोई गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहा हूँ मैं, है ठीक है, आपकी जिज्ञासा है, अच्छी बात है, जिज्ञासा होनी चाहिए। लेकिन जो ऐसा बोलने वाले हैं, मैं यहाँ रास्ते में घूमता हूँ तो शुरू में एक दंपति घूमता है, अच्छे संपन्न है, तभी ऐसे बड़े महलों में रहते होंगे, अब छोड़ जाती है तो हम किराए में रहते हैं। बोले अरे वहाँ क्या है, गैरसैंण में राजधानी बनाओ। मैंने कहा बहन जी आप जरा अपने गांव अपने घर में चली जाओ ना, यहाँ काहे को बैठे हो। तो ये जो बोलने वाले लोग हैं, इवन आप जैसे पूछने वाले लोग कि छोड़ो मैं ये धंधा छोड़ देता हूँ, मैं तो जा कर के अपने गांव में ये आदर्श गांव बना रहा हूँ, मैं खुद खेती करके। आप बताओ यहाँ आप जरा रानीखेत चले जाए, थोड़े से दूर पर रानीखेत से नीचे है उप्रेती ने, गोपाल उप्रेती ने, बढ़िया बड़ा फर्स्ट क्लास बिल्डर था, अच्छा पैसा कमाता था वहाँ दिल्ली में, नोएडा में। उसने कहा नहीं मैं अपने गांव जाऊंगा, और आप देखें उसके सेब का बगीचा देखे, उसका 6 फीट का उसका धनिया जो है गिनीज रिकॉर्ड बुक में आ गया। तो आप ब्राइटर साइज को देखो और दूसरे को भी देखो, मैं नहीं कहता हूँ कि डोंट सी दैट, देखो उसको भी देखो, मैं नहीं कह रहा उसको मत देखो, परंतु उस ब्राइटर साइज को देखो। वो आखिर महाभारत में किस्सा क्या है, सारथी अर्जुन का कौन था, भगवान कृष्ण थे, भगवान कृष्ण। और वहाँ दुर्योधन के साथ शकुनी और दूसरा क्या था, है वो कहते थे अरे कर्ण का सारथी, अरे कर्ण तो अर्जुन कुछ है ही नहीं, अर्जुन का देखो रथ हो रहा है फला, वो उसका उत्साह घटाता जाता। और यहाँ अर्जुन आए, श्री कृष्ण अर्जुन रमेश भट्ट उठो देखो जरा तुम क्या है, सारे सबको जीत सकते हो, और जीत लिया। तो कैसे चीज को बढ़ाना है, ठीक है युद्ध मैदान में। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने, कहा जब गैरसैंण की बात आई तो मैंने उन दंपति से कहा आप गांव जाओ। मुझे एक सेंस मिला कि कोश्यारी जी कह रहे हैं कि गैरसैंण रियलिटी में कैपिटल नहीं हो सकता, मतलब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। किसने कहा आपको, आपका टेक क्या है? दुनिया में क्या चीज इम्पॉसिबल है? आपका गैरसैंण को लेकर टेक क्या है? मेरा यही है कि आप जितने लोग गैरसैंण बोल रहे हो वो सब के सब गैरसैंण में जाकर के उत्तराखंड वालों को 250 गज जमीन तक, कहीं बाहर वालों को भी वो है परमिशन है, आप तो उत्तराखंड के हैं, आप ही सब लोग जाकर के गैरसैंण बस जाओ, एक जना कोई बढ़िया सा स्कूल खोलो जो यहाँ खोल रहे हो, आप ही के साथी लोग, हमारे साथी तो नागरिक लोग हैं वो, हैं हम लोग वहाँ जाकर के कुछ करें। गैरसैंणी नहीं, डेवलपमेंट कब होता है? जब देहरादून बना था डेवलपमेंट तब हुआ ना, जब पहले यहाँ पर सरकारें आई, अस्थायी राजधानी बनी, तब डेवलपमेंट हुआ लोगों ने। अब आप कह रहे हैं ये तो तर्क ही नहीं, आप कह रहे हैं, कोश्यारी जी कह रहे हैं पहले तुम जाओ। अरे सरकार अगर कैपिटल बना देगी क्या दिक्कत है? रमेश जी जोर से बोलने से, पत्रकार के नाते बोलने से, सर मैं जोर से नहीं बोल रहा, मैं आपसे सिर्फ बात करवाना चाह रहा हूँ। सोने से थोड़ी बात होती है सर देखो यहाँ दुनिया का सबसे पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये देहरादून में 200 साल पुराना है। यहाँ का सर्वे ऑफ इंडिया ये कितना पुराना है, कितने लोग वहाँ काम करते हैं। अरे बोलो भाई डीआर, चलो पन्नगर नहीं तो 60 में बनी, ठीक है। तो यहाँ कितनी चीज़ें हैं इस देहरादून में जो आज़ादी से और पहले से है, आज़ादी के बाद की है, मसूरी का प्रशासनिक हुआ। तो सुनो मेरी बात, नो मैं आपका गैरसैंण में बिल्कुल मैं आपका टेक चाहता हूं, फिर ईमानदारी से बताइए कि गैरसैंण क्यों नहीं बन सकता। अब तुम जिस चीज पर आज पर पहले बताता हूँ, तुमने कहा कि यहाँ राजधानी बनने से डेवलपमेंट हुआ, राजधानी का अस्थायी राजधानी हो, जो वो अस्थायी हो स्थायी हो अलग विषय है। विषय ये है, आपने कहा कि राजधानी बन गई इसलिए यहाँ का विकास हो गया। आप यह है कि पिथौरागढ़ तो राजधानी नहीं है, आखिर पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पिथौरागढ़ की आबादी मुश्किल से 15,000 होती थी जब हम स्कूल पढ़ते थे, आज वहाँ 1.25 लाख से ऊपर जनसंख्या हो गई कि नहीं होगी? उत्तराखंड का पहाड़ का सबसे बड़ा शहर बन गया कि नहीं बन गया है? देश के हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, भारत सरकार की, तो फिर भारत सरकार का प्रोग्राम है। अमेरिका का तो नहीं है ना, भारत सरकार, चाइना का तो नहीं है ना, हाँ तो भारत सरकारी का तो है ना, है तो यहाँ भी भारत सरकारी तो सब कर रही है।
या भारत सरकार ने जब हमको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया, स्पेशल स्टेटस दिया, 90 और 10 के हिसाब से खर्चा देना शुरू किया, 10 हम खर्चा कर रहे हैं, 90 वो कर रहे हैं, तो वो तो भारत सरकार अटल जी कर गए तो अटल जी उत्तराखंड राज्य बना गए, ऐसे लोगों को सौंप गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप देख रहे हो ना, हमारे युवा मुख्यमंत्री साहब कहा जहाँ कहो वहाँ भोग देवता को भी मना करके आकर के सब लोगों को अंदर से बाहर निकाल लेता है। तो आप देखो कि कितना रफ्तार से दौड़ने वाला तुम्हारी शकल का, तुम्हारी सूरत का, तुम्हारी उम्र का है मुख्यमंत्री जो है, तुम जितने जोर से बोल रहे हो वो धीरे बोल करके उससे भी ज़्यादा काम करा लेता है। लेकिन आपने मुझे देखो कोश्यारी जी, देखो ये जो बहुत बड़े राजनेता होते हैं ना, ऐसे ही घुमाया करते हैं। मैंने गैरसैंण को लेके आपसे एक सवाल पूछा कि गैरसैंण को लेके भगत सिंह कोश्यारी जी की राय क्या है, वो क्यों नहीं पब्लिकली ये कहते हैं कि भाई क्यों नहीं बना रहे हो? आप अगर इस बात के लिए अड़ जाएं, अंगद का पैर जमा दे कि भाई गैरसैंण को परमानेंट कैपिटल बनाना है, कौन मना करेगा? आपको फिर बताओ, देखो सोच कितनी दूर की होनी चाहिए। जब राज्य बन रहा था, मैं उत्तराखंड का राज्य से बनने से पहले प्रदेश अध्यक्ष था, पूरा काम मैं कर रहा था। पहली किताब उत्तरांचल प्रदेश को डॉक्टर नित्यानंद के सहयोग से, दूसरी किताब उत्तरांचल प्रदेश संघर्षों का समाधान, ये तथ्यों सहित मैंने पेश किए जब राज्य बना। और राज्य बनने के बाद जब राज्य की राजधानी की बात आई, हम गए, सब कुछ सेक्रेटेरिएट बना हुआ, राजभवन बना हुआ, विकसित, दुनिया भर के टूरिस्ट जहाँ आते हों, ऐसा नैनीताल था। पहले से उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। फिर मैंने कहा मिड पॉइंट गैरसैंण है, सब लोगों की वहाँ की भावनाओं को जोड़ा, मेरी भी भावनाओं को जोड़ा, तुम्हारा भी जोड़ा है। ये कोई ऐसी बात नहीं कि तुम अकेले बड़े जोर से बोल रहे, तुम्हारा भाव जोड़ा है, उसी मेरा नहीं जोड़ा होगा। हम सबसे अधिक अच्छा था कि भाई ये जो कालागढ़ है, सब कुछ वहाँ की बिल्डिंगें बनी बनाई थी सिंचाई विभाग की। लेकिन हमने देखा बहुत अनेक दृश्य कि अगर नैनीताल में बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से आज वहाँ एक हाईकोर्ट है, उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं लोग, बहन नहीं कर पा रहे हैं लोग। अगर इतने मंत्री कुआं टोटा टूरिस्ट हो तो वहीं से वैसे भाग जाता। सोच समझ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हमने गैरसैंण में देखा, हमने कहा इतनी जल्दी इतने अधिकारियों के लिए इतने कर्मचारियों कहाँ से लाएंगे? मूर्खता काम करते क्या कि बना करके लोगों से कहते हैं यहाँ रहो और फिर वहाँ राज्य करो। इसलिए सब व्यवहारिक देखने के बाद हमको लगा कि भाई देहरादून में सारी इतनी सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं को देखते हुए हम देहरादून बनाते हैं। आज भी छोटी सी विधान भवन है हमारा, राष्ट्रपति आकर के वहाँ भाषण दे के चले जाते हैं, काम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, पर उसमें ये लक्ष्य नहीं था कि वहाँ उतना लोग का भावना जुड़ी वहाँ से है गैरसैंण से, तो इसको कभी नहीं बनाएंगे। भावना यही थी कि धीरे धीरे विकास होगा। और जो आपने ध्यान नहीं, आपकी बात ठीक है। जब हरीश रावत विजय बहुगुणा आए थे, तब तो आप लोग बहुत वोकल होके कहते थे गैरसैंण राजधानी क्यों नहीं बन रही है, गैरसैंण राजधानी बननी चाहिए। मैं 2012 की बात कर रहा हूँ, 2025 की बात कर रहा हूँ। आज आप कह रहे प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। रमेश जी, मेरा तुम कोई ऐसा भाषण दिखाओ कि जिसमें मैंने बड़े जोर से कहा होना चाहिए, या कोई ऐसा भाषण दिखाओ कि जिसमें मैंने कहा कि नहीं होना चाहिए। ये काल्पनिक बात है। सुनो कोश्यारी जी, फिर तो आप असमंजस में नहीं रह सकते। आप जैसे अगर व्यक्ति, इतने सीनियर लीडर्स अगर असमंजस में हैं और प्रैक्टिकलिटी नॉन प्रैक्टिकलिटी की बात करें, कैसे होगा भाई? आप लोगों को तो बिल्कुल क्लियर कट होना पड़ेगा। गैरसैंण कैपिटल बन सकती है। अरे रमेश जी, असमंजस में हम नहीं है, असमंजस में आप लोग हैं। देहरादून छोड़ना नहीं चाहते, दिल्ली छोड़ना नहीं चाहते, और बात गैरसैंण की करते हैं। आप सब जितने गैरसैंण की बात कर रहे हो वहाँ चले जाइए, मैं पीछे पीछे आ जाऊंगा। ये तो आपने तो अपने बाल सफेद कर लिए, मुझे तो बीवी बच्चे सब पालने हैं। हाँ, तो जो भी हो पालने हैं, तो परिवार पालना आप समझे नहीं, तो जो यहाँ बसे हैं उन सबको अपने बीवी बच्चे पालने हैं, है ना। मुझे नहीं पालने, इसलिए मुझे तुमको अभी तुम्हारे साथ, तुम साथ दो, मेरा साथ दो, मैं वहीं किराए में मकान ले लूंगा। मुझे तो किराए में रहना है। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ का, इस राज्य में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता, और वो गाए बगाए वो सिचुएशन आज भी कमोबेश वैसी है।
ये क्यों है? आप बताइए ना, आप तो सेकंड चीफ मिनिस्टर रहे हैं, क्यों है ये? देखिए, आप पूरा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का उदाहरण ले लो। ये छोटे राज्य जितने होते हैं इसमें कुछ तो कुछ समस्याएं होते हैं, और उत्तराखंड के अंदर भी कहीं न कहीं दुर्भाग्य से ये जो हर बात के लिए, जैसे चौखुटिया का सब कुछ हो गया, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी, कहा कि हाँ यहाँ अस्पताल बना देंगे, यहाँ डॉक्टर भेज देंगे, लेकिन चूँकि आदत में जैसे पत्रकार और मीडिया वाले के प्रश्न पूछने के होते हैं, इट इज़ हिज राइट, हर राइट, वो पूछेगी, हर राइट, हिज राइट, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। जब आप विपक्ष में होते हैं, सरकार के अच्छे कामों के बजाय उनके बुरे काम पूछते, वो सही है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे विपक्ष का भी काम क्या है कि वो जो कमी है वो उसको अच्छाई नहीं दिखाई देती है, वो उसको स्टार्स नहीं दिखाई देते हैं, उसको नीचे मड दिखाई देता है, ठीक है नहीं? तो ये विपक्ष में भी होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई उसमें होता है। तो सब कुछ दे दिया और उसके बाद अगर कोई आंदोलन करता है तो इसके माने आंदोलन फॉर द सेक ऑफ आंदोलन, आंदोलन फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स। ये आंदोलन कोई सेंसिबल आंदोलन नहीं है, ठीक है? आपने पहले नहीं था, कोई बात नहीं, आपने हड़ताल में बैठे, चौखुटिया का आंदोलन फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स, नो, राजनीतिक आंदोलन है। देखो फिर गलत दिशा में जाते हो। मैं कह रहा हूँ जब आंदोलन किया ठीक था, आंदोलन हो गया, सरकार ने सब कुछ आपको दे दिया, जो कुछ आपकी डिमांड पूरी थी सब पूरी कर दी, और उसके बाद में आप कहते हैं नहीं, आज कितने लोग जुड़े, पहले कितने जुड़े थे देखिए, आप कितने लोग जुड़े, आप 8-10 लोग आ गए, उन्होंने कहा हाँ जी, अखबार में मीडिया में आपने कहा अरे हाँ, जैसे कभी कोई डोली में ला करके मरीज को लाता है या उसको प्रसववासी स्त्री को लाता है, आखिर क्या आप कल्पना कर सकते हो कि हर जहाँ 2 मकान बने हैं वहाँ हम सड़क पहुँचा देंगे? जो सड़क बन रहे हैं उनके लिए तो तुम्हारे पर्यावरणविद, तुमसे भी ज़्यादा बड़े मास्टर हमारे हिंदुस्तान के और विशेष करके उत्तराखंड के पर्यावरणविद है। वहाँ हिमाचल में चला अरबों रुपए का, सुनो कोई क्यों कह रहे हैं? डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने अभी सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी लिखी, चार धाम में जितनी डिस्टेबलाइजेशन हो रही है, इसमें लैंड सब्सिडेंस हो रहा है, उसको लेके चिट्ठी लिखी है। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, एनवायरमेंटलिस्ट कोई क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? आपके सबसे सीनियर लीडर ने चिट्ठी भेजी। मैं बताऊं ना, मेरे सबसे सीनियर लीडर ने लिखा है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप बद्रीनाथ में जो हो रहा है वो इसलिए कर रहे हैं, उनने उस एस्पेक्ट से देखा ही नहीं। वो आज बद्रीनाथ केदारनाथ का डिजास्टर तो देखा नहीं, जब केदारनाथ सब गया क्या तब हम लोगों ने केदारनाथ में निर्माण शुरू किया था क्या? केदारनाथ का निर्माण तो सब शुरू हुआ जब वहाँ इतना बड़ा डिवास्टेशन हो गया। कल को बद्रीनाथ में भी ये डिवास्टेशन न हो, ये सोच करके हमने किया। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने तो यहाँ गंगा में, भागीरथी में, टिहरी में डैम बनाने का विरोध किया था। मैं उनका छोटा सा अदन्ना सा कार्यकर्ता हूँ। मैंने कहा नहीं, 7,000 करोड़ रुपया खर्चा हो चुका है, इतने गाँव से हमने बाहर बसा दिया है, ये तो मिसयूज है, इसे बनना ही बनना चाहिए। और उनके रहते रहते उनके अप्रत्यक्ष आशीर्वाद से आपने विरोध किया उनका? विरोध नहीं किया मैंने, अब उनके अप्रत्यक्ष आशीर्वाद से टिहरी शहर खाली करा दिया। आज टिहरी डैम से बिजली मिल रही है, आप कह सकते हैं हमको इतनी, बट उसमें हमें कितनी बिजली मिल रही है, लोग ये भी सवाल करते हैं। देश को मिल रही ना, हर समय यही सोचोगे का कि मैं बकरी हो क्या? मैं ज़्यादा करोगे तो बकरी मरने के बाद बनता है फिर ढोल तो मुझे मैं इसलिए करनी पड़ती है जब इतना पानी हम पूरे देश दुनिया को दे रहे हैं और हमारे पहाड़ के लोगों के नल में पानी नहीं होता, तो मुझे मैं करना पड़ता है। तुम बहुत समझदार हो, बहुत सीनियर हो, बच्चे नहीं हो, ये मैं करना बंद करो। देश के अंदर एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, हमारा देश भी हमको कुछ देता है तो हमने भी अपने देश को कुछ देना है। सर हम दे रहे हैं, हम 1 लाख करोड़ की पर्यावरणीय सेवा इस पूरे देश को दे रहे हैं। आप ही नहीं दे रहे, हमारा इतना पानी इस देश को, 60% हमारा गंगा वाटर इस देश की फूड सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है। तो उस गंगा को लोग जो है वहाँ किसी नीचे मैदान के किसी कुएं की पूजा करने नहीं जाते हैं, कुएं में स्नान करने नहीं आते हैं। आज ये 15 लाख लोग, 20 लाख लोग वहाँ केदारनाथ, गंगोत्री जा रहे हैं, स्नान करने के लिए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि
गंगा को जितना आप मानते हो उससे ज़्यादा सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम में रहने वाला, केरला के त्रिचुरी में रहने वाला, वहाँ असम के कहीं दूरस्थ पासीघाट और वहाँ का अरुणाचल का वो मानता है। इसलिए पहले ध्यान रखा करो कि ये देश एक देश है, ये भारत माता है। ये जैसे किसी को घर के लिए उसको घर चाहिए, उसको सब सुविधा चाहिए, ऐसे ही किसी इलाके को भी एक छोटा ब्लॉक चाहिए, एक छोटा डिस्ट्रिक्ट चाहिए, उसको अपने से सुविधाजनक रूप से एक राज्य चाहिए। ये इतना तक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अलग है और हम अलग हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे शेष उत्तर प्रदेश वालों को हम पानी दे रहे हैं, वहाँ को पानी दे रहे हैं, हम कोई उपकार कर रहे हैं। अरे उनके भी हम पर उपकार हैं, सबके एक दूसरे पर उपकार है। इसलिए इस विषय को हमेशा सुनो, उत्तराखंड फर्स्ट की पॉलिसी से चले फिर ना? वही बात हम जैसे देश कहता है इंडिया फर्स्ट, हम कह रहे हैं उत्तराखंड फर्स्ट। फिर वही बात, अगर आप केवल इतने बात पर आ गए तो फिर आप जो है वो एवरेस्ट से एकदम नीचे घाटी पर आ गए। उत्तराखंड इतना, हिमालय इतना ऊंचा है, उत्तराखंड के लोगों का सोच उतना ही ऊंचा है। और इसलिए उत्तराखंड के व्यक्ति की, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी हो, आप वहाँ के व्यक्ति को सेना में सबसे ऊंचा स्थान दे देना। कैबिनेट सेक्रेटरी इस छोटे से राज्य से 3 लोग हो चुके, राज्यपाल हो चुके, क्या क्या नहीं हो चुके हैं। NSA तुम्हारे यहाँ का सबसे लोग कहते हैं, सारा दुनिया के लोग कहते हैं यस, विश्वास करो तो किस पे करो, उत्तराखंड के कर्मचारी अधिकारी पर करो। तो इसलिए आप, ये तो हमारी USP है, तो कोई आप हम तो किसी के कृपा पार्थी छोड़ना है। फिर वही बात, ये तो हमारी ताकत है, फिर हमारी ईमानदारी हमारी फिर, ताकत है। फिर वही बात, फिर क्या तुम अकेले उत्तराखंड में रह करके देश की सीमा की बचत कर लोगे? तो तुम देश के लोगों को पाल लोगे, उत्तराखंड को सब कुछ कर लोगे? ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी है, वी आर इंटरकनेक्टेड। हम कोई अलग सेपरेट एंटिटी नहीं है। आप इतने सेपरेटिस्ट हैं कि जो बार बार इस ढंग से बोल रहे हैं। हमको राष्ट्रवादी हो करके और उसके नाते से हर एक चीज़ का विचार करना पड़ता है, संपूर्ण राष्ट्र का विचार करना पड़ता है। संपूर्ण राष्ट्र के साथ उत्तराखंड का विकास हो, इसलिए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य बनाया, नहीं तो और तो पहले कभी बनाया नहीं। बट ये मैंने जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की, नो इंस्टेबिलिटी, कोई राजनीतिक अस्थिरता का माहौल नहीं। कहीं कोई अस्थिरता नहीं। क्या फर्क पड़ता है, रमेश की जगह सुरेश को बैठा दिया, सुरेश की जगह रमेश को बैठा दिया, काम तो चल रहा है ना। बट सर ये नहीं होता, फिर वही एक व्यक्ति लंबा समय तक रहता है, वो राज्य को कहाँ लेके आ तो जाए। ठीक है ना, आप कल्पना कर लीजिए कि हमारे जो, अब आप अनस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप सारे वो चीज़ें लाओ जिसके माध्यम से हमारे वर्तमान शासन जो है अगले 20 साल तक चलता रहे। आप स्टेबिलिटी चाहते हो तो काम करो। इतना धामी घूम रहा है, सब कर रहा है, मंत्री पूरे ने फिर भी जो सब संभाल रहा है, और सारे लोग कहते हैं कि साहब हाँ यहाँ UCC पास कर दिया, फलां कर दिया, फलां कर दिया, इतने लोगों का भला कर दिया। आप उस पर चलिए ना। अगर आप इसके वास्तव में सिंसियरली हैं तो आप सबको कहिए कि भाई हाँ, अब जो है परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वालों, बार बार परिवर्तन मत करो। आप बोलेंगे ऐसा? बिल्कुल इंस्टेबिलिटी नहीं होनी तो अरे चाहिए। ये बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो इंस्टेबिलिटी तभी नहीं होगी ना जब आप ये पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं ना। पॉलिटिकल तुषारी जी, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, ये तो आपको कहना पड़ेगा। फिर वही बात, भाजपा वालों खबरदार, फिर वही बात, आप केंद्र को कहिए ना खबरदार, फिर नहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। रमेश जी, आप फिर दूसरे के उसमें डाल दे रहे हो अपनी जिम्मेदारी। सर ये तो आपको कहना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान में मीडिया 4th स्टेट कहलाता है। जितनी न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, विधायिका का काम है, उतना ही काम आपके मीडिया का है। और कुछ मामलों में उससे बढ़कर, इसके लिए हम बहुत चीजें आप ही लोगों से लेते हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल क्लास, आप जानना चाहता हूं। अभी तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो। मेरा क्वेश्चन है कि आप अपने चैनल से, अपने डिजिटल या जो भी आपका चैनल हो, उस चैनल से कि भाई मोदी जी अब इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए और यहाँ का मुख्यमंत्री अगले 10 साल तक काम करना चाहिए, ऐसा बोल सकते हो? डंके की चोट पे बोलो तो अगला क्वेश्चन करो, नहीं तो खत्म। सर प्राइम मिनिस्टर मेरी क्यों सुनेंगे? आप बोलिए, इतने सीनियर लीडर फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि आप एक जना नहीं, जब है ना इसे रमेश, तो इसका मतलब रमेश भट्ट, आपके सारे मीडिया के लोग
जो इतनी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, मेरा उन सब से एक आप ही से नहीं कहना है कि आप सब लोग बोलो कि भाई अच्छा हो रहा है, पीएम साहब आप भी इतना बधाई दे रहे हैं, बार बार प्रशंसा करते हैं। अब इस प्राणी को, जैसे आपने एक विधानसभा हारने के बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा, विश्वास रखा, तो आप विश्वास रख करके आगे चलाए रखो, ऐसा अभियान लेकिन चला दो। राजनीतिक अस्थिरता कौन लाता है? आप ही लीडर्स तो नो लाते नो हैं। नो नो सर आप ही लोग लीडर्स आप- अस्थिरता लेके आप आते हैं। फिर गलत मीडिया बात। वाले थोड़ा ना अस्थिरता आप- फैलाते हैं। आपको ही पता नहीं, राज- आपको पता नहीं, सारा इतिहास पढ़ो भारत का सांस्कृतिक सुनो। आप अच्छी तरह जानते हैं, आप अपने दिल से बताइए। नेता ही तो अस्थिरता लाते हैं। देखो यहाँ नारद जी का बड़ा ऊंचा स्थान है, सारे इतिहास पौराणिक अरे पढ़ नारद लो भी वही करते तो थे, तो सुनो, देवता लोग सुनो, चाहते थे। सुनो, तो नारद जी जो है, नारद जी जो झगड़ा करा करके अपना काम करा लेते थे, हाँ। तो आप लोग नारद का रोल अदा sir, करते हो। तो बीइंग अ सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द स्टेट फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, भाई आपने खंडूरी जी की सरकार देखी, निशंक जी की सरकार दी, आपने खुद मुख्यमंत्री रहे, जो पहले चीफ मिनिस्टर बने, जैसे ही वो बने उसके बाद नाराजगी का दौर शुरू हुआ। तो आपसे बेहतर इस राजनीतिक अस्थिरता के कारणों का, कारकों का और कौन जीवंत उदाहरण हो सकता है? नहीं नहीं, अब वो तो अतीत की बात होगी ना, आज कहाँ स्थिरता है। पिछले 4 साल से धामी जी काम कर रहे हैं। धामी जी की इलेक्शन हार गए, गलत जगह से लड़े, नहीं लड़ना था। कभी कभी आदमी जब 2 बार 3 बार जहाँ से होता तो असंतोष होता है, उनके गणित दूसरे थे। तो प्रधानमंत्री ने दोबारा उनको कहा कि ठीक है बनो। सब लोगों ने कहा हम इस्तीफा देते, कांग्रेसियों ने कहा हम इस्तीफा देते, हमको धामी जैसा आदमी चाहिए। बट सर मुझे एक चीज तो बताइए, कोई सुनो, तो सर, दोबारा वो चुन के आ गए, और चुन के आ गए तो अपना दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, काम कर रहे आपका फेवरेट अभी क्या है ना, इतने चीफ मिनिस्टर बन गए, भगत सिंह कोश्यारी जी का फेवरेट चीफ मिनिस्टर कौन रहा? हैं। देखिए, एक बताना पड़ेगा, अभी आप डिप्लोमेसी मत नहीं करिएगा। नहीं नहीं नहीं, देखो हम फेवरेटिज्म पर चलते ही नहीं है, भाई भतीजा बात पर चलते ही नहीं है, हम काम देखते हैं। पंडित नारायण दत्त जी आए, वो हम सब मिले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी से। उन्होंने 3 बार विधानसभा में अलग अलग भाषणों में कहा कि मैं कोश्यारी जी और बच्ची सिंह का आभारी हूँ कि उन्होंने भी जो है यहाँ इंडस्ट्रियल पैकेज के लिए प्रधानमंत्री से कहा। अब आज के कांग्रेसी तो ऐसा बोल नहीं सकते, उस युग के कांग्रेसी थे, ठीक है। तो आज हम इतने जीटीपी और ये और उसका जो बोल रहे हैं, अटल जी के उसके पैकेज के कारण से हो गया। तो हमने तो मिल के काम किया, वो अपोजिशन को भी साथ में लेके चलते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। अब चूँकि उसके बाद खंडूरी जी आए, खंडूरी जी ने भी अपना अच्छा काम किया। स्वाभाविक है कि क्योंकि नया नया राज्य है, लोगों की कांग्रेस हो, भाजपा हो, दूसरी पार्टी हो, वो कुर्सी पर बैठने की इच्छा होती है। अब वो सब मनुष्य है ना, तुम्हारी तरह से देवता तो है नहीं, है कि कुर्सी की इच्छा कोई है ही नहीं। मतलब हुई भी रहेगी तो कहाँ रखोगे, वही खत्म होगी समझ लो, है होगी तो फिर तुमसे वही सवाल पूछेंगे लोग, इसलिए न रखना ही अच्छा है। तो जो कुर्सी की इच्छा है तो स्वाभाविक है छोटे से राज्य में, छोड़ो छोटे से राज्य में तो स्वाभाविक रूप से कुछ तरंगा आएंगी, तरंगा बैठेंगी, जैसे प्रकृति में भी होता है। आपको इस बात का रिग्रेट रहता है कि आप जैसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर 2007 में नहीं बनाया? Why should I regret? क्यों मैं रिग्रेट मैं पूछ रहा हूं, आपको रिग्रेट है? Why should I? ये क्वेश्चन ही क्यों उठता है? भगत सिंह कोश्यारी क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए पैदा हुआ है क्या? आज मेरे उन हजारों प्रचारकों को देखो, या जाकर देखो आरएसएस के कार्यालय में जाओ, यहाँ का प्रधान प्रचारक है, ठीक है, डॉक्टर शैलेंद्र, आईआईटी से एमटेक करके आईआईटी से पीएचडी है, और अपना पूरा जीवन जो है उसने राष्ट्र को दे रखा है। क्या वो इसलिए आया है प्रचारक बनने के? यहाँ की फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने थे तो तब तो आप नाराज हो गए? मैं कतई नाराज नहीं था, और मैं तो उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ नित्यानंद जी की। वो भले ही उस समय के हिसाब से यहाँ अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो ये बवाले नहीं होते, लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर मैंने कहा शिक्षा हमारे ये LT ग्रेड फरा ग्रेस ये पैसा नहीं है, आप शिक्षा मित्र बनाओ, आप फला करो,
उन्हें तुरंत स्वीकार किया। आज भी लोग कहते हैं कोश्यारी जी आपके जो शिक्षा मित्र का है, ये सब ऐसी व्यवस्था ऐसी थी कि परमानेंट जो थे वो तो छुट्टी में रहते थे, वो शिक्षा मित्र पढ़ाते थे। आप पूछो कहीं भी जाके गाँव में। मैं इतना बिजली का काम कर रहा था, टेहरी का, मैंने कहा नहीं, हम इनको अपने यहाँ से 15 करोड़ रुपया देते हैं, इनको कंपनसेशन देते हैं। मैंने कहा यस, जो आप कहते हो करते हैं। भला यहाँ के हित में हम जो काम कर रहे हैं उस हर बात में, अगर मेरा से सीनियर उम्र में बड़ी और मेरे मुख्यमंत्री अगर हमारी बात सुन रहे हैं और उन कामों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो मुझे रिग्रेट करना चाहिए कि या प्रशंसा करनी चाहिए। मुझे 3-3 निगम बना देते। लोग कहते हैं कि बिजली निगम, ऊर्जा निगम और दूसरा उसका दूसरा ट्रांसमिशन निगम, दूसरे में निगम। लोगों ने मुझसे कहा साहब यहाँ तो इतने इतने करोड़ में डायरेक्टर बनते हैं। तो मुझे डर लगता कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री जी कुछ और ध्यान दें। लेकिन मेरा सौभाग्य था, उन्होंने कहा ठीक है कोश्यारी जी करो, क्योंकि मैं तो किसी से अगर पैसे लेकर के बनाना हो तो उससे तो जहन्नुम में चले जाओ। कि आज तो थानेदार भी भेजते हैं तो लोग पैसे ले करके भेजते हैं, पर इतने बड़े पदों पर उन्हें कभी मेरे को इंटरफेयर नहीं किया। तो आप ये सोचिए कि जहाँ तक, पर चूँकि उत्तराखंड के निश्चित रूप से उनके बारे में जो है कि ये था, जो लोगों का एतराज़ था कि पूरा सोच उत्तराखंड का था, नहीं बात सही है, और परंतु एक भद्र पुरुष के नाते से, व्यक्ति के नाते से हम जैसे सीनियर लोग जो बात करते थे तो उन बातों को इम्प्लीमेंट किया। कुशरी जी, एक लास्ट सवाल, बिकॉज समय हो गया और मुझे लग रहा है ये ब्यूरोक्रेसी को लेके ना, मैं सोचता हूँ जब स्टार्टिंग था तब भी यही सवाल उठता था कि ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनती, और आज भी 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मैं स्पेशल सेशन जो उत्तराखंड का बुलाया था वहाँ भी इस तरह की बातें चल रही थी। इसको आप किस तरह से देखते हैं? इस 25 साल में ऐसा क्यों होता है कि पॉलिटिशियंस, आम आदमी ये शिकायत करते हैं साहब ब्यूरोक्रेट्स हमारी नहीं सुनते? देखिए, अब चूँकि पार्टी है, चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उसके जो लीडरशिप है गांव से लेके विधानसभा तक या राज्य पार्लियामेंट तक, उस पार्लियामेंट तक या विधानसभा तक आने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को, बहुत से लोगों को जो प्रैक्टिकल अनुभव क्षेत्र का होना चाहिए, शासन के साथ होना चाहिए, वो रहता नहीं है। और इसीलिए अगर उनको ठीक से शुरू में ही, मैं कहता हूँ कोई भी पार्टी शासन में आए, एक बार उनकी ठीक से, जैसे हम लोग पहले उत्तर प्रदेश में करते थे और भी प्रदेशों में करते हैं, हम 3-3 दिन का प्रशिक्षण कराते, बाहर से लोगों को, विशेषज्ञों को बुलाते हैं कि भाई कैसे विधानसभा चलना, कैसे सचिवालय का काम कराना। वो चूँकि उसका अभाव रहता है तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी और प्रजातंत्र के चुने हुए प्रतिनिधियों में क्लैश हो जाता है। और इसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा कोई भी शासन में आए उसको पहले अपने जनप्रतिनिधियों को ठीक से ट्रेन करना चाहिए। और मैं आपको कह सकता हूँ कि मुझे उत्तराखंड से लेके, वो उनको छोड़ दीजिए एक्सेप्शंस को, क्योंकि कुछ लोग, मैं कहता हूँ कि जब IAS मेरे यहाँ आता है, किसी प्रदेश में आता है, तो IAS में से जितने आते हैं हर साल, उनमें से 80% तो ये सोच के आता है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। जैसे राजनीति भी जाते हैं, सोचते कुछ करके दिखाऊंगा, मीडिया वाले मीडिया में जाते हैं कुछ करके दिखाऊंगा, आते हैं, लेकिन धीरे धीरे चूँकि पुराना वातावरण है तो उसमें से बिगड़ते जाते हैं। उसके बाद भी 25% तो ऐसे रहते हैं जो आदर्श होते हैं। तो अब ये काम कराने का तरीका है। मुझे आज तक कहीं भी इतने, चाहे मैं एकदम बहुत नया था और उस ज़माने में संघ को लोग फूटी आंखों से नहीं देखते थे, मैं कार्यकर्ता था, तब भी मुझे चाहे जिलाधिकारी हो या ग्राम विकास अधिकारी हो, मुझे काम कराने में कभी कठिनाई नहीं हुई। और आज भी मैं आपसे कह सकता हूँ कि मुझे आज भी, मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने राजनीति भी छोड़ दी है, लेकिन आज भी मुझे उत्तराखंड से लेकर दिल्ली, लखनऊ, मुंबई कहीं भी कठिनाई नहीं होती है। अब चूँकि हमने उस ढंग का संस्कार लिए, उस ढंग का प्रशिक्षण लिया है, और इसलिए मुझे लगता है कि सारे राजनेताओं को, किसी भी दल के हो, उत्तराखंड विशेष करके हमारा छोटा सा राज्य, ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए। चाहे अधिकारी नहीं है, निकम्मा भी है, तो भी अगर आप मंत्री हैं
तो मुझे लगता है कि ये सामने बात आनी नहीं चाहिए, आपको खुद परामर्श करना चाहिए, देखो मुझे कैसे काम कराना चाहिए। जब जिस काम कराना सीख जाएंगे, और हमारे कल्याण सिंह जी कहते थे ना, यूपी में सवाल उठाते थे लोग, तो वो सजे हुए मजे हुए कार्यकर्ता राजनेता थे, बोले भाई ये तो घोड़े हैं, घुड़सवार अच्छा होगा तो बढ़िया चलाएगा। यानी जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने, सारा उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, कितनी चीज़ें कैसे कल्याण सिंह आज भी याद किए जाते हैं, है? राम मंदिर में वहाँ ढांचा गिरा दिया, उसने कहा कोई अधिकारी का दोष नहीं मेरा, मैंने गिरवाया है। जब ये भावना आएगी तो स्वाभाविक रूप से चीज़ें ठीक होंगी। और मुझे लगता है कि हमारे जो भी जिस भी दल के विधायक हों, वो भविष्य में आप ठीक ढंग से आपसे विचार विमर्श आपस में करके और अपने लोगों को साथ लेके चलेंगे, मुझे लगता है कि ये प्रदेश बहुत आगे बढ़ेगा। आपने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी बहुत क्लोजली काम किया है, तो आपका उनके साथ अनुभव कैसा रहा? देखिए, मोदी जी जो है एक आरएसएस के प्रचारक हैं, और आरएसएस का प्रचारक जैसे साधु संपूर्ण रूप से, साधु माने जो केवल तपस्या ही करता, आजकल के जैसे कि बड़े गहरे वस्त्र से साधुवार कोई नहीं होता है, उनका संपूर्ण जीवन भारत माता के लिए समर्पित है। वो अगर नहीं चीफ मिनिस्टर बनाए जाते, वो नहीं प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते, तो उन्हें कहीं विद्रोह करना था क्या, प्रचारक की छोड़नी थी क्या? क्योंकि उनके अंदर योग्यता थी। ईश्वर सबको एक जैसी योग्यता नहीं देता है, भले ही हम सब कहते हैं समान है समान है समान है। अब हमारे रमेश भट्ट जी जैसे तेज तराक और ऐसे बिल्कुल अच्छे खासे नेताओं की टांग खींच देने वाले कितने पत्रकार हैं, कितने मीडिया वाले हैं, अलग अलग सबका तरीका है। वो समर्पित हैं राष्ट्र के लिए, उनके लिए राष्ट्र ही सब कुछ है। आपको पता है, मैं उससे पूछा, अभी कैलाश दर्शन किया मैंने लिपू लेक से, मोदी जी की कृपा से सड़क बन गई, वहाँ तक केवल 200 मीटर जाना पड़ता है पैदल। ये सब की सांस फूल गई। और कोई मीडिया वाला, हमारा जिला वहाँ का अध्यक्ष ले गया था मीडिया वाला, कोई ऐसी टीवी मेरे सामने लगा दिया उसने बोलो भगत दा क्या है, आप यहाँ आए और दर्शन किए और भाव विभोर हो गए। मैं कुछ नहीं बोला, मैं तो आंसू आते रहे, अखंड भारत अखंड भारत। तो जिसके सामने लक्ष्य ये है वो तो देव तुल्य नहीं, स्वयं ही देवता है। तो दूसरा, अमित शाह जी को आप किस तरह से देखते हैं? अभी हर एक के बारे में नहीं, मैं बस 2 लोगों के बारे में पूछ रहा हूँ। अमित शाह इतना स्ट्रेटेजिस्ट है, मेरे ख्याल से जब हिंदुस्तान का आगे इतिहास लिखेंगे लोग तो कहेंगे वो अपने कमरे में चाणक्य की फोटो तो लगाते ही हैं, लेकिन आगे से लोग कहेंगे भैया चाणक्य के साथ साथ अमित शाह का भी लगा दो। कोई एक चाणक्य नीति का उदाहरण आप बता दीजिए। मैंने बोल दिया, मैंने आप इतना बहुत है। एक लास्ट सवाल, यूकेडी क्यों नहीं पनपी सर? एक रीजनल पार्टी क्यों नहीं पनपी, और क्या इस स्टेट में एक तीसरे विकल्प का ये आप जो पॉसिबिलिटी है? तीसरा चौथा ये आप उन्हीं से पूछे जो तीसरे चौथे। बट यूकेडी मैंने बोला ना आपके अनुभव, मैंने बोला ना, ये उन्हीं से पूछिए। यहाँ पॉसिबिलिटी है तीसरे विकल्प की? मैंने बताया ना आपको, ये उत्तराखंड है, ये बहुत स्वाभिमानी है, ये राष्ट्रभक्त है। यहाँ जब पीकिंग नज़दीक, दिल्ली दूर के नारे लगे, तब मैं संघ का कार्य करता था और मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने संघ के मुझसे कहा भगत सिंह जाओ, ऐसे नारे लग रहे हैं, बीजेपी में जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं बीजेपी, मुझे राजनीति पसंद है, जाओ। और आपकी कृपा से राज्य बन गया, और राज्य में राष्ट्रीय दल आए, क्योंकि यहाँ का सोच ही राष्ट्रीय है, यहाँ का हो जाएगा। तो हमारे नहीं, वो आपकी तरह से बोलते हैं कि भाई हाँ ये गंगा का पानी क्यों नीचे जाना चाहिए, हम इसको बंद कर देंगे। ये कोई सोच है? सोचेंगे क्या? ये कोई सोच है क्या? हमारा सोच राज्य मांगना अपनी जगह है, राज्य की अच्छी व्यवस्था अपनी जगह है, वो सब ठीक है, इसलिए तो अटल जी ने राज्य बनाया। तो आप इसलिए यूकेडी वालों की सोच बहुत है, बहुत सीमित है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि अपनी सोच ब्रॉडर करनी चाहिए। ये राष्ट्रवादी इलाका है, ब्रॉडर सोच में भारतीय जनता पार्टी ने मांगा, लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया, आज भी स्वीकार कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, अभी बता देता हूँ मैं आपको। क्योंकि यहाँ के ये अत्यंत राष्ट्रभक्त लोग हैं,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई देशद्रोही हैं या देशभक्त नहीं है, मैं देश से आगे की बात बोल रहा हूँ। राष्ट्रभक्ति अर्थात हमारे दूर माणा नीति लिपुले से लेकर के नीचे रामेश्वर तक एक ही संस्कृति है, हम एक ही लोग हैं। व्यवस्था के लिए हमको छोटी ग्राम सभा चाहिए, व्यवस्था के लिए हमको छोटा ब्लॉक चाहिए, व्यवस्था के लिए हमको छोटा जिला चाहिए, व्यवस्था के लिए हमको छोटा राज्य चाहिए, ये कल्पना होनी चाहिए। इसलिए वो कल्पना आप लोग अगर ठीक से जगा सकते हैं, क्योंकि मीडिया का तो बड़ा रोल है, तो मैं ये बॉल आप ही के पाले में फेंक देता हूँ। तो कोश्यारी जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, आपने बहुत समय दिया, बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। धन्यवाद का आभार गाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो भगत सिंह कोश्यारी जी, उनका कहना है कि 25 साल में उत्तराखंड ने बहुत अचीव किया है, आर्थिक लिहाज से, सामाजिक लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से, सामरिक लिहाज से, लेकिन चुनौतियां अभी काफ़ी हैं जिन पे बहुत काम किया जाना बाकी है। हमारे इस इंटरव्यू को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।